हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोहागढ़ ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी को बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मैपिंग के साथ समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी या भूगोल। दोस्तों, सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द जो नाम है वह सबसे पहले एरोटोस्थनीज ने दिया था। किसने दिया था? एरोटोस्थनीज ने। यह नाम सर्वप्रथम एरोटोस्थनीज दिया था। दोस्तों, जो ज्योग्राफी शब्द है यह सबसे पहले एरोटोस्थनीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसलिए एरोटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल का पिता कहते हैं। भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया था, ज्योग्राफी शब्द नाम दिया था। दोस्तों, जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। दोस्तों, जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफिया का मतलब होता है डेस्क्रिप्शन। डेस्क्रिप्शन अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, डेस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। दोस्तों, इससे परिभाषा क्या निकलती है? पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो लिखेंगे हम, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। तो दोस्तों, जो भूगोल की पहली परिभाषा है वह तो केवल नाम से ही निकलाई, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफिया का मतलब होता है डेस्क्रिप्शन। पृथ्वी, डेस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। यह है पृथ्वी भूगोल की पहली परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह है पृथ्वी। दोस्तों, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है तथा सतह का अध्ययन किया जाता है तथा बाहरी क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर क्या है, सतह पर क्या है तथा बाहरी क्षेत्र पर क्या है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इससे क्या परिभाषा निकली? पृथ्वी से संबंधित वर्गीकरण और विश्लेषणों का अध्ययन
अध्ययन है। तो दोस्तों क्या है, पृथ्वी से संबंधित वर्गीकरण और विश्लेषणों का अध्ययन है क्या, भूगोल, जिसके तहत हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करना होता है, सतह का अध्ययन करना होता है, और क्या होता है, बाहरी क्षेत्र का अध्ययन करना होता है। तो दोस्तों ये थी भूगोल की परिभाषाएं। अब भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और पर्यावरण भूगोल। देखते हैं दोस्तों तीनों को। तो भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक भूगोल, दूसरी है मानव भूगोल, तीसरा भाग है पर्यावरण भूगोल। अब दोस्तों इन सभी को एक एक से देखेंगे कि ये कौन सा विज्ञान होता है, ये कौन सा विज्ञान होता है, ये कौन सा विज्ञान होता है। इनकी परिभाषाएं देखेंगे पहले। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हेडिंग डालिए दोस्तों, तो भौतिक भूगोल। आप सुनिए, भौतिक भूगोल क्या होता है, इसमें ये कौन सा विज्ञान होता है। दोस्तों भौतिक भूगोल के अंतर्गत वे सभी घटक आते हैं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है तथा वर्तमान में सतह पर उपस्थित हैं। वे सभी घटक किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जैसे चट्टान, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ज्वालामुखी, भूकंप आदि किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं, वह सभी घटक जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है तथा वर्तमान में सतह पर उपस्थित हैं, वे सभी घटक भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्तों चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो दोस्तों भौतिक भूगोल क्या है, वे सभी घटक जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है तथा वर्तमान में सतह पर उपस्थित हैं, वे सभी घटक भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जैसे चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं। अब अगला भाग है, दूसरा क्या है, मानव भूगोल। दोस्तों प्रकृति पर उपस्थित वे सभी संसाधन के स्रोत या पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी संसाधन के स्रोत जिनको मानव अपने उपयोग में लेता है, वे सभी मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैविक घटक,
उद्योग, कृषि, पेट्रोल, डीजल आदि किसके अंतर्गत आते हैं? सभी मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी संसाधन के स्रोत जिनको मानव उपयोग में लेता है, मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैविक घटक, कृषि, उद्योग, पेट्रोल, डीजल आदि। तो दोस्तों मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? वे पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी संसाधन जिनका उपयोग मानव खुद करता है, स्वयं करता है, वे सभी घटक किसके अंतर्गत आते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैविक घटक, कृषि, उद्योग, पेट्रोल आदि। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा भाग है पर्यावरण भूगोल। तीसरा है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल क्या होता है? मानव और प्रकृति के बीच में या जैविक घटकों और प्रकृति के बीच में जो अंतर संबंध होता है वह पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आता है। जैसे जीवों के प्रकार, उनके भोजन के स्रोत, प्रदूषण आदि, ये सब किसमें आते हैं? पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आते हैं। मानव तथा प्रकृति के बीच में, या कह सकते हैं जैविक घटकों तथा प्रकृति के बीच में जो अंतर संबंध होता है वह पर्यावरण भूगोल कहलाता है। पर्यावरण भूगोल कहलाता है। जैसे जीवों के प्रकार, उनके भोजन के स्रोत, प्रदूषण, ये सब आज किसमें आ जाएंगे? मानव भूगोल पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दोस्तों सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालिए पहला भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल दोस्तों परिभाषा तो आपने पहले ही देख ली। भौतिक भूगोल वे सभी घटक जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है तथा वर्तमान में सतह पर उपस्थित हैं, वे सभी घटक किसमें आते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों भौतिक भूगोल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसको 4 भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। पहला है जियोमॉर्फोलॉजी।
जियोमॉर्फोलॉजी है भू आकृति विज्ञान। दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान। तीसरा है ओशियोनोग्राफी। समुद्र विज्ञान। चौथा है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड विज्ञान। तो दोस्तों भौतिक भूगोल कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक भूगोल को 4 भागों में बांटा गया है। जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ओशियोनोग्राफी समुद्र विज्ञान तथा कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान। तो हम सबसे पहले देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान को। हेडिंग आ रही जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान। दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी 3 शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस मॉर्फो प्लस लोगोज। यहां पर जियो का मतलब होता है अर्थ से, तथा मॉर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर से या फॉर्मेशन से। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। फॉर्मेशन या हम इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है पृथ्वी। फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर संरचना या निर्माण कह सकते हैं। इसका मतलब तो आप जानते हैं स्टडी मतलब अध्ययन। तो दोस्तों भू आकृति विज्ञान क्या है? परिभाषा से पता चल रहा है पृथ्वी की संरचना, निर्माण तथा पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन है क्या? भू आकृति विज्ञान। तो दोस्तों लिखेंगे हम इसको पृथ्वी की संरचना, निर्माण तथा पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन है। तो दोस्तों भू आकृति विज्ञान क्या है? पृथ्वी की संरचना, निर्माण तथा पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन है। आई होप आपको समझ में आया होगा परिभाषा। फिर भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक शब्द दे रखा है स्थलाकृतियां। अब हम इसको समझेंगे स्थलाकृतियां क्या होता है। हेडिंग डालिए स्थलाकृतियां। हेडिंग डालिए दोस्तों स्थलाकृतियां।
दोस्तों स्थलाकृतियां क्या होती हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी की सतह है, इस पर कोई पर्वत स्थित है, जैसे ये कोई पर्वत है, नदी है, पठार है, तो ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित विभिन्न आकृतियां हैं। तो दोस्तों इन्हीं आकृतियों को क्या कहा जाता है, स्थलाकृति कहा जाता है। तो इन्हीं आकृतियों को क्या कहा जाता है, स्थलाकृति कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित विभिन्न आकृतियां क्या, विभिन्न आकृतियां ही स्थलाकृति कहलाती हैं। स्थलाकृतियां कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित विभिन्न आकृतियां ही स्थलाकृतियां कहलाती हैं। और दोस्तों इन स्थलाकृतियों को प्रदर्शित करना ही उच्चावच कहलाता है। क्या कहना है दोस्तों, इन स्थलाकृतियों को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, उच्चावच कहलाता है। प्रदर्शित मतलब जैसे कोई ये कोई पर्वत है, इसकी ढाल क्या है, इसकी गहराई क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, पूरी संरचना का वर्णन करना या प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, उच्चावच कहलाता है। दोस्तों उच्चावच तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उच्चावच, द्वितीयक उच्चावच तथा तृतीयक उच्चावच। यही देख लेते हैं उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं। उच्चावच तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उच्चावच, द्वितीयक उच्चावच, तृतीयक उच्चावच। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा उच्चावच क्या होता है। जैसे ये कोई पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर एक पर्वत स्थित है। क्या है, पर्वत। पर्वत क्या है, एक स्थलाकृति है। पर्वत क्या है, एक स्थलाकृति है। इस पर्वत की स्थलाकृति की जैसे ये इसकी ढाल क्या है, इसकी गहराई क्या है तथा इसकी ऊंचाई क्या है, इस संपूर्ण स्थलाकृति को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, उच्चावच कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्चावच कहलाता है। संपूर्ण इसकी संरचना को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, उच्चावच कहलाता है। उच्चावच तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उच्चावच, द्वितीयक उच्चावच व तृतीयक उच्चावच। आप समझते हैं दोस्तों प्राथमिक उच्चावच। प्राथमिक उच्चावच
दोस्तों प्राथमिक उच्चावच महाद्वीपीय कृष्ट और महासागरीय कृष्ट का निर्माण करते हैं। ये वाला भाग क्या कहलाता है? महाद्वीपीय कृष्ट कहलाता है। ये वाला वह कहलाता है महासागरीय कृष्ट। दोस्तों प्राथमिक उच्चावच में महाद्वीप कृष्ट व महासागरीय कृष्ट का निर्माण होता है। महासागरीय कृष्ट सबसे पहले उत्पन्न हुए तथा सबसे बड़े उच्चावच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सबसे बड़े उच्चावच कहलाते हैं तथा सबसे पहले उत्पन्न हुए। तो महाद्वीपीय कृष्ट क्या है? यह पुराना भाग है। पुराना भाग क्यों है? क्योंकि यह सबसे पहले उत्पन्न हुए। महाद्वीपीय कृष्ट में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। महाद्वीपीय कृष्ट का घनत्व और भार दोनों कम होते हैं। घनत्व कम होता है, भार भी क्या होता है? कम होता है। महाद्वीप कृष्ट का निर्माण लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ। अब आता है महासागरीय कृष्ट। दोस्तों महासागरीय कृष्ट नया भाग है, बाद में निर्माण हुआ है इनका। ये कैसा भाग है? नया भाग है। इसमें बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल चट्टानें होती हैं। घनत्व तथा भार दोनों अधिक होते हैं। घनत्व अधिक होता है तथा भार भी क्या होता है? अधिक होता है। इनका निर्माण लगभग 170 बिलियन वर्ष पहले हुआ है। तो दोस्तों प्राथमिक उच्चावच में महाद्वीपीय कृष्ट व महासागरीय कृष्ट का निर्माण हुआ है। यह सबसे पहले उत्पन्न हुए। तो दोस्तों ये था प्राथमिक उच्चावच। जो ये दिख रहा है आपको, ये है द्वितीयक उच्चावच। द्वितीयक उच्चावच महाद्वीपीय कृष्ट व महासागरीय कृष्ट के ऊपर बनते हैं। ये कौन से? द्वितीयक उच्चावच जो इसके अंदर है। अब हेडिंग डालिए दोस्तों द्वितीयक उच्चावच। दोस्तों द्वितीयक उच्चावच का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण किस प्रकार के उच्चावच का निर्माण होता है? द्वितीय प्रकार के। इसके द्वारा द्वितीय प्रकार के उच्चावच में जैसे पर्वत, पठार, कटक, गर्त, भ्रंश घाटी आदि का निर्माण होता है। द्वितीय उच्चावच के द्वारा किसका निर्माण होता है? पर्वत, पठार, कटक, गर्त, भ्रंश घाटी आदि का निर्माण होता है। दोस्तों समझे हम आगे कैसे निर्माण होता है।
दोस्तों ये पृथ्वी की आंतरिक वाला भाग है। कौन सा भाग है पृथ्वी का आंतरिक वाला भाग? ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें हैं जो मैग्मा के ऊपर उपस्थित होती हैं। ये वाला भाग सतह कहलाता है, सतह कहलाता है। दोस्तों इस मैग्मा पर एक अंतर्जात बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? अंतर्जात बल। अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? आंतरिक हलचलों के कारण। इस मैग्मा पर कौन सा बल लगता है? ये क्या है? मैग्मा। मैग्मा पर अंतर्जात बल लगता है। यह अंतर्जात बल पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण लगता है। जब यह अंतर्जात बल लगता है तो मैग्मा क्या करता है? गति करता है। मैग्मा क्या करता है? गति करता है। इस मैग्मा की गति के साथ ही क्या होता है? प्लेटें गति करती हैं। जब प्लेटें गति करती हैं तो इस सतह पे विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है। मैग्मा की गति करने से प्लेटें गति करती हैं, जिससे स्थलीय भाग पर विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है। ये आकृतियां क्या कहलाती हैं? द्वितीय उच्चावच कहलाती हैं। द्वितीय उच्चावच। जैसे पर्वत का निर्माण होता है, द्वीप का निर्माण होता है, पठार, कटक, गर्त, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो दोस्तों द्वितीय उच्चावच के द्वारा पर्वत, द्वीप, पठार, कटक, गर्त, भ्रंश घाटी आदि का कैसा क्या होता है? निर्माण होता है। तो दोस्तों ये थे द्वितीय उच्चावच। आगे बढ़ते हैं तृतीय उच्चावच पे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तीसरी हेडिंग डालिए तृतीय उच्चावच। दोस्तों तृतीय उच्चावच का निर्माण अपर्दनात्मक तथा निक्षेपणात्मक प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अपर्दनात्मक तथा निक्षेपणात्मक प्रक्रिया के द्वारा होता है। अपर्दन और निक्षेपण नदियों के द्वारा किया जाता है। नदियों के द्वारा या वर्षा के द्वारा क्या किया जाता है? अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक। तो परिभाषा क्या होगी इनका? निर्माण। निक्षेपणात्मक प्लस अपर्दनात्मक। प्रक्रिया द्वारा होता है। तो दोस्तों तृतीय उच्चावच का निर्माण कैसे होता है? निक्षेपणात्मक तथा अपर्दनात्मक प्रक्रिया द्वारा होता है। जैसे गॉर्ज, मैदान तथा कंदराएं आदि का निर्माण कैसे होता है? तृतीय उच्चावच के कारण होता है। गॉर्ज, जैसे गॉर्ज है, इसका गॉर्ज, मैदान, कंदराएं, इनका आदि का निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन यही खत्म करते हैं हम। इससे आगे कल बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल। तो दोस्तों कल मिलते हैं, इसी से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।